और हम थे पेज नंबर 107 पर, जहां फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। उस क्वाड्रिलैटरल की सभी साइड्स और एंगल्स फाइंड करिए विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर। जो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनकी सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर्स थी। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले मान लीजिए ये था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स थी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और हमें ये भी पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स 60 डिग्री के भी होते हैं, 60 60 60। अब बिल्कुल इसी की किसी भी साइड पर दूसरा एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी भी सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर्स हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये तो कॉमन ही हो गई दोनों में ये साइड, और इसके भी सभी एंगल्स 60 डिग्री है एंड 60 डिग्री। अब इसको नाम देते हैं। मान लीजिए ये था ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी साइड के ऊपर ही, यहाँ पर है डी। ये है आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, दैट ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें ए बी, ए सी, बी डी और डी सी और बी सी ऑल्सो, ये सभी 4 सेंटीमीटर्स हैं। सो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, सभी कितनी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये तीनों 60 डिग्री है। दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल एंगल डी बी सी इक्वल एंगल डी सी बी, ये भी तीनों है 60 डिग्री। अब जो हमारा क्वाड्रिलैटरल बना है ए बी सी डी, उसको अगर हम देखें उसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई। नाउ देयरफॉर द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड, तो जो क्वाड्रिलैटरल बना it has all, quadrilateral formed has all 4 sides equal to 4 सेंटीमीटर। उसकी सभी साइड्स इक्वल है 4 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, तो इट कुड बी अ रोम्बस और अ स्क्वायर। एक तो यहाँ से पता लगा कि सभी साइड्स इक्वल है। अब बात करते हैं एंगल्स की। अब उसके एंगल्स कितने हैं, एंगल ए और एंगल डी है 60 डिग्री, और पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, दो 60 को मिलकर बना है। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों 60 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल ए और डी 60 है, बी और सी 120 है, ए एंड सी 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, यस, इज इक्वल टू, ये फिर ए बी डी सी है, ए बी सी डी नहीं है, हमने ए बी सी डी तो नहीं, कहीं क्वाड्रिलैटरल का नाम ही नहीं लिखा है। ये इक्वल है 120 डिग्री के। तो कहने का मतलब है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चारों साइड्स इक्वल है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है, सो ए बी डी सी इज अ रोम्बस, डी सी इज अ रोम्बस। रोम्बस में ही सभी साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको एक काइट बनानी है जिसके 2 डायगोनल्स आपको गिवन है। अब देखिए काइट में डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होती है। मान लीजिए ये है काइट, सबसे पहले तो डिफरेंट होते हैं डायगोनल्स इसके। इसमें जो एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, लेकिन साइड से हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ डायगोनल्स की बात करेंगे।
काइट में सिर्फ एक डायगोनल ऐसा होता है जो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखने से भी आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर, ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ओके, तो यानी कि सिर्फ ये जो छोटे वाला डायगोनल है ये बाइसेक्ट हुआ है। दूसरा किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकती है। अगर काइट हो सकता है दूसरे को भी बाइसेक्ट कर दे, ये भी काइट होती है, यहाँ पर भी कट कर सकती है, बिल्कुल बीच में भी करेगी तो भी वो काइट ही मानी जाएगी, ये भी काइट है। ओके, मतलब ये वाला डायगोनल इसको कहाँ कट करेगा उसके लिए कोई रूल नहीं है। दूसरा कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। साइड्स होनी चाहिए 4 और 6, सर डायगोनल्स होने चाहिए 4 और 6, साइड्स नहीं गिवन है हमें। देखिए मान लीजिए ये काइट है, अब कंफ्यूज नहीं होना है आप, हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, ये भी काइट ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायगोनल्स गिवन है उन्हें हम ड्रॉ करने वाले हैं तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। अब ये इसके डायगोनल्स होंगे, एक ये है जो बड़ा है ऑब्वियसली, और दूसरा डायगोनल ये है, एक है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 है। अब 6 क्योंकि ये बाइसेक्ट होगा, यहाँ पर जितना वहाँ पर है एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ये ऊपर हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर ऊपर है, 3 यहाँ पर है, और ये सभी एंगल्स 90 डिग्री है। नाम दे देते हैं, ये है ABCD काइट है हमारी, और जहाँ पर दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। ये रफ फिगर है। ओके, अब सबसे पहले तो आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए AC, ये आपने ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर की लाइन AC स्केल को यूज़ करके। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए आप, यहाँ 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 सेंटर में कहीं भी ये पॉइंट O ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी रूल नहीं है। सो टेक पॉइंट O ऑन AC, वो चाहे आप मिडिल में ले या उससे पहले ले, क्योंकि रफ फिगर में थोड़ा सा पहले है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट O, ये है O, ये हमारा सेंटर होने वाला है। अब इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, D लीजिए, D में इसको सेंटर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर D का सेंटर होगा। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए, यहाँ पर होगा 90, पॉइंट लगाने के बाद इसको हटा देंगे, फिर इनको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, तो अपने आप चारों 90 हो जाएंगे। अब जो B पॉइंट है वो इस B या D इस O पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे है। मतलब अब आपको इस लाइन के ऊपर 3 सेंटीमीटर की 2 आर्क लगानी है। तो कंपास आप रखेंगे, सबसे पहले स्केल में ये 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3, कंपास में पॉइंट को यहाँ पर रखकर पेंसिल को यहाँ तक ओपन करके 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखो देख लेते हैं एक बार, इस तरह से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये आपकी लाइन AC है, 8 सेंटीमीटर की ये लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए आपने O पॉइंट ले लिया। अब इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका, D या प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके इसे नीचे तक एक्सटेंड कर देना है। अब देखो ये आपने कंपास में, ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, पॉइंट और आपके पेंसिल के पॉइंट के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद कंपास को यहाँ पर रखकर 3 सेंटीमीटर की एक आर्क आप लगाएंगे ऊपर पेंसिल से, और वही डिस्टेंस रखते हुए 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे नीचे। ये पहले ऊपर एक आर्क लगाई, उसके बाद नीचे एक ये आर्क लगाई। अब ये आपके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ये है B और ये है D। ओके, अब इनको ज्वाइन करना है, ये B है, ये पॉइंट D है। अब ABCD को आप ज्वाइन कर देंगे तो वो आपकी काइट बन जाएगी। ओके, देखिए ये है ABCD काइट, उसमें ये 3 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने उतना ही कट किया, ये 8 सेंटीमीटर है क्योंकि लाइन हमने ड्रॉ की थी, और डायगोनल्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं वो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये सभी एंगल्स 90 डिग्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट, होपफुली स्टेप्स आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे आते हैं, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। ये 2 ट्रेपीजियम दिए हैं, 2 एंगल्स आपको यहाँ पता है, बाकी के 2 फाइंड करने हैं। तो देखो ट्रेपीजियम में एंगल से रिलेटेड एक ही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उनसे बने हुए एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों 180 डिग्री है, ये प्लस ये 180 डिग्री है, कोई भी एंगल इक्वल वगैरह नहीं होते इसमें। और उसका भी रीज़न यही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए आप, ये एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस
इन दोनों का सम और एक तरफ अंदर की तरफ जो सेम साइड होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे फिर से, और या तो नाम दे दीजिए ABCD इनको, या फिर एंगल्स को नाम दे दीजिए 1 2 3 4। तो मान लीजिए फिगर हमने ड्रॉ की और उसके बाद इनको नाम दे दिए ABC एंड D, ठीक है। अब आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3 पार्ट 1। इन ट्रपीजियम ABCD एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रपीजियम ABCD, या फिर पहले रूल लिख देते हैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। होता ये है इन अ ट्रपीजियम, एक ट्रपीजियम में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें ये जैसे कि आपको याद होगा रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर्स का सम 180 होता था। एडजेसेंट में इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। ऐसा ट्रपीजियम में नहीं होता है, इनका सम इसका इसके साथ या फिर इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, सिर्फ ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इसका सम 180 और इसका सम 180, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। A इसमें 135 है, प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हमने इनको नाम दिए हैं ताकि लिखने में ऑब्वियसली एंगल के नाम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एंगल D हो जाएगा 180 माइनस 135 यानी कि 5, ये होगा 17, 45 डिग्री। एक एंगल है 45। अब C फाइंड करते हैं, ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल C उनका सम भी 180 डिग्री है, रीज़न हम ऊपर लिख ही चुके हैं। तो यहाँ से B आपको 105 डिग्री गिवन है, एंगल C के लिए 180 में से हम 105 को माइनस कर देंगे, माइनस 105, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री एंगल C। ओके, बस इसी तरह से दोनों एंगल्स आप फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी एक ट्रपीजियम है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें ये साइड इसके पैरेलल तो है ही साथ आपको गिवन है जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो भी इक्वल है। इस तरह के ट्रपीजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रपीजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रपीजियम वो होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। ये पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी एक तो वो है ही ट्रपीजियम वाली कि ये इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनमें इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रपीजियम में ये होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। इनका सम भी 180 होगा, सिमिलरली इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ओके, या फिर एक और प्रॉपर्टी है कि उसमें जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और जो टॉप पर एंगल होंगे इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, ये और सिमिलरली ऊपर भी ये और इसके ऑपोजिट ये, वो आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये अगर 100 है, नाम दे देते हैं इसको, हमने नाम दे दिया, मान लीजिए PQRS, ये है PQRS। उसके लिए इस फिगर को आप अपनी आंसर शीट पर ड्रॉ करेंगे फिर से, और तब उनको अपनी कॉपी में, और तब उनको ये नाम देंगे। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर दैट PQ is parallel to SR and non-parallel sides, या फिर and PS is equal to QR. PS is equal to QR. So PQRS is an isosceles trapezium. ये है एक आइसोसेलेस ट्रपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है।
अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक होता है, और साइक्लिक के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। साइक्लिक मतलब उसके चारों तरफ से एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, या फिर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी आप लिख सकते हैं। एक पेयर तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का भी सप्लीमेंट्री है, ये और ये, प्लस ऑपोजिट भी सभी सप्लीमेंट्री है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल Q प्लस एंगल S, क्योंकि S ही पता है अभी हमें, तो उनको लेंगे, इक्वल है 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल Q कितना हो जाएगा, S कितना है 100 डिग्री, इक्वल टू 180, तो Q हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री। ओके, Q मिल गया 80 है। अब Q के मिलते आप R फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं इन दोनों का, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो S और P का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल P प्लस एंगल S, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। रीज़न आप लिख देंगे एंगल्स ऑन SST, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल P प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, अब R फाइंड करना है। R फाइंड करने के कई तरीके हैं, या तो इन दोनों का सम 180 होता है, उससे आप कर लीजिए, या फिर Q के साथ भी R का सम 180 होता है, उससे कर लीजिए। सो एंगल P प्लस एंगल R, चलो एंगल Q और R ही लेते हैं। एंगल Q प्लस एंगल R इज़ 180 डिग्री, क्योंकि इसमें भी हम रीज़न वही लिख देंगे, एंगल्स ऑन SST। अगर आप P भी लेते, यहाँ पर P प्लस R करते, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 है, तो भी P भी कितना है 80 ही है, और Q भी 80 है, बात वही रहेगी। 80 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल R हो जाएगा 180 माइनस 80, यानी कि एंगल R भी हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, इसमें ये दोनों एंगल्स 80 है, ये दोनों एंगल्स 100 है। जैसे कि हमने कहा भी था, जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है उसकी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन उन ऑपोजिट में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। वेन डायग्राम में हम सर्कल्स या फिर ओवल्स के थ्रू चीज़ों में रिलेशंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि सभी रेक्टेंगल्स और सभी रोम्बसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो देखो इसको हम कैसे शो करेंगे। मान लीजिए ये ओवल है पैरेललोग्राम का, इसी के अंदर आप ड्रॉ करेंगे एक और ओवल, ये है रोम्बस, और यहाँ पर ये है रेक्टेंगल्स। तो आप इसमें देखेंगे, और ये क्या थे पैरेललोग्राम। कुछ पैरेललोग्राम ऐसे भी है, बाहर बहुत सारा स्पेस है, जो ना तो रेक्टेंगल है ना रोम्बस है, जैसे कि ये है, लेकिन जितने भी रोम्बस अगर है तो वो सभी पैरेललोग्राम जरूर है। पैरेललोग्राम को क्या चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, वो रोम्बस में होती है। रेक्टेंगल में भी इक्वल साइड्स ऑपोजिट और पैरेलल होती है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल 90 हो जाएगा, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो एक्स्ट्रा तो चलेगा, स्टिल वो पैरेललोग्राम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये आप कुछ ऐसे करेंगे, देखिए इस तरह से ये वेन डायग्राम आप शो करेंगे। ये सभी क्वाड्रिलैटरल्स हैं, और ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम्स को। फिर इसके अंदर आप देखेंगे रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल सभी पैरेललोग्राम के अंदर है। इसका मतलब सारे रोम्बस, सारे स्क्वायर और सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आ गए, क्योंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। लेकिन रोम्बस रेक्टेंगल के बाहर है,
क्योंकि रेक्टेंगल को चाहिए 90 डिग्री के एंगल जो रोम्बस में नहीं होते। उसके बाद काइट, कुछ काइट्स रोम्बस भी होती है, कुछ काइट स्क्वायर भी होती है, और काइट उनसे अलग भी होती है। कुछ ऐसी भी काइट्स होती हैं काइट शेप जो ना रोम्बस होती है ना स्क्वायर होती है, जैसे कि ये है। स्क्वायर को चाहिए चारों साइड्स इक्वल, स्क्वायर और रेक्टेंगल रोम्बस को, जो इसमें नहीं है शेप में। लेकिन काइट को क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल हो। तो बिल्कुल रोम्बस में एडजेसेंट तो इक्वल है ही, ये इसके, तो ये काइट बन सकती है। सिमिलरली एक स्क्वायर भी काइट बन सकता है, इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये सभी काइट्स होते हैं, लेकिन सारी काइट्स रोम्बस और स्क्वायर नहीं होती। और कोई भी रेक्टेंगल काइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि काइट को एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए, रेक्टेंगल में वो नहीं है। क्लियर है? ये आपने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। व्हाट इज द इक्विलैटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? वो कौन सा क्वाड्रिलैटरल है जो कि काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है? ऐसे दो है हमारे पास, रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही पैरेललोग्राम भी है और दोनों ही काइट भी है। तो आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रोम्बस एंड स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो सब कुछ है, स्क्वायर में सभी की प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर काइट भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर क्वाड्रिलैटरल भी है। ठीक है, बाकियों में हमें थोड़ा सा देखना है। कैन दीज बी ए क्वाड्रिलैटरल, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलैटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल? क्या कोई ऐसा भी क्वाड्रिलैटरल है जो रेक्टेंगल भी हो और काइट भी हो? बिल्कुल, वो भी स्क्वायर ही है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर तो सब कुछ है। अगर किसी में कोई भी आंसर आपको नहीं मिलता तो स्क्वायर तो होगा ही। तो वो रेक्टेंगल भी है और एक काइट भी है। काइट को एडजेसेंट साइड्स बराबर चाहिए, वो भी है स्क्वायर में। रेक्टेंगल को ऑपोजिट चाहिए और एंगल्स 90 चाहिए, वो भी है स्क्वायर में। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर। स्क्वायर है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है। नेक्स्ट इज एवरी काइट अ रोम्बस? क्या सारी काइट रोम्बस हैं? बिल्कुल नहीं। ये पोर्शन देखो पूरा रोम्बस के बाहर है, तो यानी कि सारे रोम्बस काइट जरूर है लेकिन सभी काइट्स रोम्बस नहीं है। आंसर होगा नो, नंबर 3 नो। रीजन नहीं पूछा, रीजन पूछा होता तो वो भी हम दे देते, क्योंकि काइट में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए सारी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती है। और करेक्ट रिलेशन क्या है? करेक्ट रिलेशन ये है दैट ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे रोम्बसेस काइट्स हैं बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसेस। सारी काइट्स रोम्बस नहीं है। करेक्ट रिलेशन है दैट ऑल रोम्बसेस आर, एवरी रोम्बस इज अ काइट, ये लिख देते हैं। हर एक रोम्बस एक काइट है, ये सही होता लिखना। इज अ काइट बट एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस, इज नॉट अ रोम्बस। काइट को कम प्रॉपर्टीज चाहिए तो कोई भी शेप काइट बन जाती है, लेकिन रोम्बस को ज़्यादा चाहिए, हर कोई रोम्बस नहीं बन सकता। ओके, जिस भी, या आप थोड़ा सा इस तरह से याद रखेंगे, जिस भी क्वाड्रिलैटरल में ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है वो कोई भी नहीं बन सकता। जैसे इनमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर सब कुछ है, लेकिन आप ये कहे क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है? स्क्वायर को तो चारों साइड इक्वल चाहिए, रेक्टेंगल में नहीं है। फिर स्क्वायर को तो एंगल 90 चाहिए, रोम्बस में नहीं है। इसमें भी चारों साइड इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो स्क्वायर कोई नहीं है इनमें से, लेकिन स्क्वायर सब कुछ है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी है, रोम्बस की भी है, काइट की भी है और पैरेललोग्राम की भी है। चलिए आगे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज PAIR पेयर, P कहाँ है? इफ PAIR ये एंड RODS रॉड्स, ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, देन फाइंड एंगल IOD। कौन सा एंगल फाइंड करना है? IOD, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए तो इजी है। यहाँ पर अगर PAIR एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 होते हैं, मतलब ये भी 90 होगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, हमने कहा था जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्री में पहले पूरा समझ लेते हैं कि कैसे आंसर आएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। पेयर में आप देखेंगे ये 30 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा इसलिए 60। अब फिर से आ जाइए, ये जो RODS था इसमें,
यहाँ पर रॉड्स भी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो उसके भी सभी एंगल्स 90 होंगे, कॉर्नर के एंगल्स। अरे तो ये वाला जो एंगल ओ है पूरा, इस वाले को देखना है सिर्फ, ओ भी 90 डिग्री होगा। अब ओ पूरा 90 है लेकिन उसमें से ये 60 है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये कितना हो जाएगा, आई और डी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे आंसर नंबर 5, PAIR is a rectangle, so angle I is equal to 90 डिग्री। हम इस एंगल I की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है। अब हम आ जाते हैं सीधा इन ट्रायंगल, किस में, छोटा सा आंसर होगा इसमें, RIO में। इन ट्रायंगल RIO क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये एंगल ORI या IRO भी लिख देंगे तो भी सही होगा। एंगल ORI प्लस एंगल ये वाला RIO या OIR प्लस तीसरा एंगल, एंगल का नाम ध्यान से लिखिएगा, प्लस एंगल ROI, ये प्लस ROI, तीनों का सम कितना है 180 डिग्री ड्यू टू ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ORI आपको दिया है 30 डिग्री है, इसकी जगह 30 लिख दिया। देन एंगल OIR ये 90 डिग्री है, हमें पहले ही पता है, एंगल I 90 है, इसकी जगह 90 लिख दिया, प्लस एंगल ROI इज 180, 90 प्लस 30 120 होते हैं, तो ROI इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, ये 120, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पर इनका सम लिखते हैं पहले, 120 डिग्री प्लस एंगल ROI इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ROI हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। अब देखिए ये एंगल ROI 60 है। अब हम कहेंगे, अब आ जाते हैं दूसरे रेक्टेंगल पर, इन रेक्टेंगल RODS, इन रेक्टेंगल RODS, रॉड्स में क्या है, सभी एंगल्स उसमें भी 90 डिग्री होते हैं, एंगल O भी 90 होगा, एंगल O इज 90 डिग्री। अब एंगल O, ये जो पूरा एंगल है, ये दो एंगल्स को मिलकर बना है, ये प्लस ये, यानी कि ROI और IOD दोनों का सम 90 होगा, ये प्लस ये, क्योंकि ये दोनों मिलकर एंगल O बनाते हैं। तो अब O की जगह आप लिख देंगे एंगल ROI प्लस एंगल IOD, दोनों का सम 90 है। अब ROI आपको पता है 60 है, तो इसकी जगह आपने लिखा 60 डिग्री प्लस IOD इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल IOD कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि एंगल IOD होगा 30 डिग्री। ये फाइनल आंसर है। ओके, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाउ कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अब देखिए आपको डी नहीं यूज़ करना है जिससे आप एंगल मेजर कर लेते थे, आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसका डायगोनल 6 है। अब एक तो हमें ये पता है कि स्क्वायर में सभी दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो। तो हम कैसे करेंगे, पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये है, मान लीजिए जो हमें ड्रॉ करना है, आंसर नंबर 6, ये एक स्क्वायर है जिसका नाम है स्क्वायर। ओके, ये नाम है इसका ABCD। ओके, फिर ये इसके दो डायगोनल्स हैं, कितने सेंटीमीटर्स के, 6 सेंटीमीटर्स के, तो 3 3 हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर 3 3, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। लिख देते हैं साइड में कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पर करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने मान लीजिए AC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, आप यहाँ पर
6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है AC। अब आपको इसका मिड पॉइंट आप स्केल से नहीं निकाल सकते, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और ना यहाँ पर आप D को यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जैसा हमने अभी तक किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कंपास लीजिए, कंपास में AC की आधी से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए। आप जो कंपास है उसकी नीडल को यहाँ पर रखेंगे, हाफ से ज़्यादा कितनी भी आप इतनी डिस्टेंस लीजिए, जैसे 6 सेंटीमीटर है, ये 6 का हाफ होता है 3। तो देखो इस तरह से अपने कंपास में पेंसिल और कंपास की जो नीडल है उनके बीच की डिस्टेंस आप 3 सेंटीमीटर लेते हैं। आप 3 से ज़्यादा लेनी है आपको, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। अब इतनी डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक की। अब आप निडल को रखेंगे इस पॉइंट पर और 2 आर्क्स लगाएंगे उसी डिस्टेंस से, एक ऊपर और एक नीचे। देखो ये 2 आर्क्स लगाई। अब वही डिस्टेंस रखते हुए कंपास में, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस को नहीं चेंज करना है, पहले A पर रखे आपने ये 2 आर्क्स लगाई थी, अब C पर रखिए और इन आर्क्स को कट करती हुई 2 आर्क्स और लगाइए इस तरह से। देखो इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स थे A और C। A से आपने ये और ये आर्क लगाई। अब वही डिस्टेंस रखते हुए C पर रखेंगे जो निडल है आपकी उसको, और 2 आर्क्स लगाएंगे ऊपर और नीचे, 2 एक दूसरे को कट करेगी। उसके बाद ये 2 आर्क है मान लीजिए वो, फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जहाँ पर ये और ये, देखो ऐसे। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन बन जाती है जो उसको बाइसेक्ट भी करती है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। ये 8th क्लास में लास्ट 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कोई भी लाइन है उसको बाइसेक्ट करना और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए कंपास में, 2 आर्क ऊपर 2 आर्क नीचे ऐसे लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है इस तरह से, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, यही हमें चाहिए था। अगर आप ओरिजिनल इसको देखें, ये हमने AC ड्रॉ किया, ये एक लाइन मिल गई हमें जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। अब पॉइंट D और B कैसे मिलेंगे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ये सेंटर आपको मिल गया O, इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर D पॉइंट है और 3 सेंटीमीटर नीचे B पॉइंट है। तो अब आप कंपास में लेंगे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इस तरह से निडल को रखेंगे 0 पर, पेंसिल को 3 पर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर निडल यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर का ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे 2 कट्स लगाएंगे इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे। ये हमारे बाकी के 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, ये है B और ये है D। अब ज्वाइन कर दीजिए, A को B से, C से, D से, इस तरह से, और ये बन गया आपका एक स्क्वायर ABCD। इधर से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर लगेगा आपको, ABCD, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सभी एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है, इक्वल भी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक लेंदी हो गई अभी वीडियो, 6 क्वेश्चन हमने इसमें किए, टोटल है 11, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। थैंक यू।